सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। वेरी वेरी गुड इवनिंग। देखिए, आज हम लोग 2018 के केमिस्ट्री का पेपर लेकर के चले हैं और आज कुछ ही क्वेश्चन कराऊंगा आपको। लेकिन ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चंस पर हमारी नज़र, हमारा फोकस पूरी तरीके से रहेगा, जिससे कि आप पूरी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से शुरुआत कर लेते हैं। द पीकेए ऑफ एसिटिक एसिड। अगर एसिटिक एसिड की पीकेए की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए एसिटिक एसिड का पीकेए वैल्यू जो है वो आपकी कितनी दे रखी है। वो आपकी दे रखी है यहाँ पर 4.76 और पीके बी वैल्यू दे रखी है। द पीकेए ऑफ एसिटिक एसिड इतना है और पीके ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड पीके बी जो है वो इतना है। तो पीएच ऑफ द अमोनियम एसीटेट मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये दोनों की, यानी कि अगर हम लोग देखते हैं पी के ए जो होती है वो पी के ए और ये माइनस पी के ए जो होगी माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन की जब हम लोग बात करेंगे, एच पॉजिटिव आयन की बात करेंगे तो हम लोग पीएच लिखते हैं। उसी तरीके से अगर हम पी के की बात करते हैं तो पी के ए जो होता है वो एसिडिक करेक्टर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और पी के बी जो होता है वो बेसिक करेक्टर का एस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब है कि दोनों सॉल्यूशन की जो पी के बी वैल्यू है वो नियरली सेम है, यानी कि 4.76 नियरली इक्वल टू 4.75। तो इसका मतलब है कि पी के ए और पी के बी दोनों जो है वो इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे और जब इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे तो सॉल्यूशन जो है वो कैसा हो जाएगा, वो आपका न्यूट्रल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, न्यूट्रल हो जाएगा। और वैसे भी अगर आप जानना चाहें पीएच, अगर आपको निकालना चाहे तो पीएच का मतलब वो एसिडिक करेक्टर। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हो सकते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी कि पीएच अगर के ए वन अपॉन के ए टू वाला अगर आपने फार्मूला पढ़ा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ अपॉन बेसिक स्ट्रेंथ अपॉन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द सेकेंड, तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों मेथड है, दोनों मेथड में से किसी मेथड से भी आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सिंपल सा फिनोमिना है कि दोनों की वैल्यू जो है पीकेए वैल्यू एसिटिक एसिड की और अमोनियम एसीटेट की, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। एक चीज़, दूसरी बात आपको और बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। एसिटिक एसिड जो होता है वो वीक एसिड होता है और यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एक वीक बेस होता है, वीक बेस होता है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। हम दोनों का न्यूट्रलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर थर्ड वाला आंसर हमारा राइट हो जाता है। थर्ड वाला आंसर हमारा राइट हो जाता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी कह सकते हो कि ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, और ये तो डिट्टो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही है। तो ये तो आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाते ही होंगे और इसका आंसर भी आपको रट गया होगा 390, क्योंकि ये दोनों वैल्यू दे रखी हैं ये सभी रिस्पेक्टिवली। और ये आपका एसिटिक एसिड की वैल्यू पूछी तो लैम्डा इनफाइनाइट NaCl जो होता है वो कितना दिया है, 126.4 दिया है। लैम्डा इनफाइनाइट HCl जो होता है वो आपका 425.9 दिया है। और लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO Na जो है वो दिया है आपका 91.0, ये दिए हुए हैं। तो इसमें अगर हमें एसिटिक एसिड निकालना है तो मतलब सिंपल से इन दोनों को कंबाइन करें, इसको माइनस कर दें, तो यानी कि 425.9 और यहाँ पर आपका 91 इसमें ऐड कर लीजिए, तो ये 9 बचा, ये 6 हो गया और यहाँ पर आपका 9 2 11 1 हासिल 1 516 हुआ। 516 516.9 यानी कि 516.9 में से 126.4 घटा दीजिए, ये 0.5 बचा, ये 0 बचा, यहाँ पर 11 में से 2 गया 9 बचा और यहाँ पर आपका 3 बचा, तो 390.5, 390.5 बेस्ट मेथड, बेस्ट तरीका, इजी वे में आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो आप ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीजीटी एग्जामिनेशन। पीजीटी के लिए अधिकतर ये क्वेश्चन नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में खूब देखा गया, क्योंकि वो भी एनसीईआरटी बेस ही अपना पैटर्न बनाते हैं। द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटेलिक करेक्टर, तो भाई देखो सोडियम सबसे ज़्यादा मेटेलिक है, उससे कम मैग्नीशियम, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, और इसमें कुछ बहुत दिमाग भी नहीं लगाना है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो मेटेलिक करेक्टर डाउन होता है। और यहाँ पर सिंपल है कि 11, 12, फिर यहाँ पर बेरिलियम ऊपर वाली सीरीज में आ गया, वो नॉन मेटल में चला गया, फिर सिलिकॉन और हो गया, फॉस्फोरस और नॉन मेटल हो गया। तो सिंपल सी बात है कि इसका आंसर हमारा सेकंड वाला ही राइट आंसर होगा, सेकंड वाला ही राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप 93 क्वेश्चन पर थे, और 93 क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस जरूर आते हैं एग्जामिनेशन में, तो आप इन क्वेश्चन को भी साधे रहिए, और ये क्वेश्चन आपको बहुत ही मदद करेंगे। नेक्स्ट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। अगर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि कह रहा है कि द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो अब पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो सिंपल सी बात है, डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो सिंपल सी बात है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पेयरिंग हो जाएगी, और जब पेयरिंग हो जाएगी तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं बचेगा, यानी कि ऑल द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। जब ऑल पेयर्ड हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, यानी कहने का मीनिंग है यहाँ पर केवल जीरो वैल्यू आएगी। स्पिन जब भाई एन की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही जीरो हो गए तो म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस टू। बोहर मैग्नेटॉन में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, तब भी आंसर ही हमारा जीरो आएगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जब जीरो अनपेयर्ड है तो आंसर फिर जीरो ही बनेगा। रेट इज इक्वल टू, ये आपने पढ़ा, ये केमिकल काइनेटिक्स से जुड़ा हुआ फार्मूला भी आप इसे कह सकते हो। पी जेड ए बी ई रेस टू द पावर माइनस ई अपॉन टी, इन दिस इक्वेशन द पी रिप्रेजेंट, ये एक्चुअली में ये पी जो जेड जो है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर जो है ये स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, और यहाँ पर पी प्रेशर तो कोई है ही नहीं, यहाँ पर प्रेशर नहीं है, ये स्टेरिक फैक्टर है। इसे एक से, कुछ लोग कुछ किताबों में इसे ए से भी रिप्रेजेंटेशन देते हैं। फिलहाल ये जेड जो है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो जाता है, तो यहाँ पर पी जो है स्टेरिक फैक्टर माना जाता है। ये क्वेश्चन जो है वो आपका केमिकल काइनेटिक्स से है, केमिकल काइनेटिक्स वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में ये फार्मूला दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ये फार्मूला दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हो, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये भी बहुत दमदार क्वेश्चन है, इसको इधर कर लेते तो सॉल्यूशन भी थोड़ा आसान हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए केसी जो है वो क्या होगा, इसके लिए केसी एच आई की पावर क्या हो जाएगा, एच आई की पावर 2 हो जाएगा, और नीचे आपका एच टू और इंटू आई टू हो जाएगा। और यहाँ पर आपसे पूछा है कि देन द व्हाट विल बी, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो इसका अगर केसी है तो इसका वाले का जो केसी आएगा वो कितना आएगा, एच आई हो गया, एच आई हो गया। यहाँ पर आप के इसका निकालिए केसी, देन द व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, तो इसके रिस्पेक्ट में रिलेशन पूछा है ना, तो चलिए इसको एच आई कर देते हैं, इसको एच टू की पावर जो है एच टू की पावर हाफ कर देते हैं, इसे आई टू की पावर हाफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपल सी बात है कि अगर इसको रूट में ले लें, इसे के सी वन ले लेते हैं, इसे रूट में, इसे ऐसा करते हैं, इसे के सी ले लेते हैं, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो इसे के सी वन मान लेते हैं, इसे के सी टू, तो के सी टू जो आएगा वो के सी टू जो आएगा, अगर इसको स्क्वायर कर दोगे आप एज इट इज़ अंडर रूट, भाई इसे आप अंडर रूट में ले आइए, तो इसका मतलब के सी टू जो है वो अंडर रूट के सी वन के बराबर होगा, के सी वन के बराबर होगा। भाई इसको आप अंडर रूट में जैसे ही डालेंगे और इसको भी डालेंगे तो यही वैल्यू आपकी निकल करके आएगी, तो सिंपल सी बात है इसके रूट के बराबर हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस इक्वेशन के लिए इसके रिस्पेक्ट में रूट में आ रहा है, वो हमने भी आपको ऐसे करके दिखा दिया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन क्योरिंग द काला आजार, तो काला आजार में आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ पर काला आजार डिजीज में कौन कोलाइडल एंटीमनी को हम लोग यूज करते हैं, ये सिर्फ याद करने वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोनेट, और तो जिंक का कैलामाइन है, जिंक कार्बोनेट को हम लोग कैलामाइन बोलते हैं, ZnCO3। ये लैक्टो कैलामाइन जो क्रीम होती है उसमें भी जिंक कार्बोनेट ही मिला हुआ होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले आइए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टी हाफ ऑफ द रिएक्शन इज डबल्ड एज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड,
व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आपको पता होना चाहिए कि जो टी हाफ होता है वो फर्स्ट ऑर्डर का इंडिपेंडेंट होता है, फर्स्ट ऑर्डर का जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। और यहाँ पर टी हाफ डबल इनिशियल कंसंट्रेशन इज डबल्ड, तो इंडिपेंडेंट हो गया। जीरो ऑर्डर का जो होता है वो डिपेंडेंट होता है, तो यहाँ पर टी हाफ रिएक्शन का डबल किया तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट भी डबल हो गई। तो इस सिंपल सी बात है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट का तो होता नहीं है। तो टी हाफ ऑफ द रिएक्शन इज डबल्ड, टी हाफ ऑफ द रिएक्शन इज डबल्ड एज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड। ये ध्यान देने वाली बात है। तो जो हाफ लाइफ पीरियड होता है, हाफ लाइफ पीरियड पर अगर मैं बात कर लेता हूँ तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि हाफ लाइफ पीरियड जो है वो जीरो ऑर्डर का डिपेंडेंट होता है। किस पर? ज़ीरो ऑर्डर का डिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन पर, इनिशियल कंसंट्रेशन पर होता है। तो ये बात ध्यान देना, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है, पूछा भी जाता है, ठीक। एक चीज़ तो ये याद रखना। दूसरी चीज़ आपको ये भी पता रहनी चाहिए कि इसका अगर फार्मूला भी देखते हो तो मुझे लगता है कि फार्मूला टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट हो गया, आर नॉट अपॉन, आर नॉट हो जाता है अपॉन में, बताओ भैया क्या होता है, आर नॉट अपॉन 2k हो जाता है, 2k। तो देखो हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज डबल एज द इनिशियल कंसंट्रेशन इज डबल, तो ऑटोमेटिकली दोगुनी हो जाएगी भाई, सिंपल सी बात है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है। बहुत ही अच्छा फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। डेरिवेशन के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो यही फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। द नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स पूछा है इसमें, तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स, ऐसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, तो इसका मतलब L की वैल्यू जो होती है वो n के बराबर होती है और m की वैल्यू n के स्क्वायर के बराबर होती है। तो यही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी m इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कर दोगे तो 9 ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। तो थर्ड वाला यहाँ पर जवाब हमारा राइट हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डबल बॉन्ड इन C2 कंसिस्ट, देखो डबल बॉन्ड में दोनों इसमें पाई बॉन्ड होते हैं, ये बात आपको ध्यान याद रखनी पड़ेगी। सी डबल बॉन्ड इन C2, C2 अगर मॉलिक्यूल बन रहा है तो C2 मॉलिक्यूल जब बनता है तो इस तरीके से हम लोग कंडीशन देते हैं, लेकिन ये अनस्टेबल माना जाता है, ये अनस्टेबल माना जाता है। इसमें केवल दोनों पाई बॉन्ड होते हैं। कैसे पाई बॉन्ड होते हैं? सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, ऐसे करके कंडीशन पैदा की जाती है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। और ऐसे में ये यहाँ पर पाई हो गया, ये यहाँ पर दोनों पाई बॉन्ड से ये जुड़ा रहता है, तो बोथ बॉन्ड्स पाई बॉन्ड्स, ठीक है। डबल बॉन्ड इन C2 कंसिस्ट ऑफ, ये ध्यान दीजिए। अगर C2 को आप कंसिस्ट करते हो तो C2 मॉलिक्यूल भी आपने देखा होगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और यहाँ पर पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y, और फिर सिग्मा 2p z। 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 12 हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पाई बॉन्ड के ही होते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा, पाई बॉन्ड के ही होते हैं। क्योंकि 2px 2py में है तो 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई, 6 + 6 का मतलब हुआ 12। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 हो गए, जो हमारे दोनों ही पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है। तो ये बात भी आपको नोट कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ना देख करके, मुझे परफेक्ट आइडिया कि आप इस तरीके से देखें, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन आज थोड़े से कम होंगे समय कम होने के नाते, लेकिन क्वेश्चन जरूर करा रहे हैं आपको, लगातार कंटिन्यूटी दे रहे हैं क्वेश्चंस की। चलिए आगे चलते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, रुक जा भाई। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ द 2s ऑर्बिटल, तो 2s अगर ऑर्बिटल देखते हैं तो आप ये देखिएगा, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की एनर्जी होती है, उससे कम लिथियम की होती है, उससे कम सोडियम की होती है, उससे कम पोटेशियम की। तो साइज जितना बढ़ता चला जाएगा 2s ऑर्बिटल उतनी ही दूर होती चली जाएगी, तो एनर्जी उतनी ही आपकी कम पड़ती चली जाएगी। तो हाइड्रोजन में सबसे लीस्ट पे आएगी, तो इसलिए यहाँ सेकंड वाले ऑप्शन को हम लोग राइट ऑप्शन मानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद चले आइए नेक्स्ट पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो देखो डाई यहाँ पर दिए रखा है, तो डाई मिथाइलामीन, तो ये हमने ले लिया CH3, CH3 ले लिया, यहाँ पर हमने NH कर दिया, ये डाई मिथाइलामीन हो गया। यहाँ पर CH3, CH3 और CH3, यहाँ पर N हो गया, इस तरीके से ये हो गया। और यहाँ पर अमोनिया और एनिलीन, अमोनिया इससे कम हो गया, ये आपका अमोनिया हो गया, NH3 हो गया, उसके बाद एनिलीन हो गया।
तो अगर आपका गैसियस स्टेट में देखते हैं, देखो जब भी स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की बात की है इन्होंने, और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस यानी कि बेसिक नेचर पूछा होता, बेसिक नेचर पूछा होता तो जवाब हम ट्राईमिथाइलएमीन पे देते, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट बेस के फॉर्म में पूछा गया है तो फिर जवाब है डाईमिथाइलएमीन। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का मतलब सॉल्यूशन से बात हो रही है, सॉल्यूशन से बात हो रही है, इसलिए हमने डाईमिथाइल लिया है। अगर ये दिया होता विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ने विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक इन नेचर, तब ये कंडीशन आती। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए डाईमिथाइलएमीन को प्रेफरेंस ज़्यादा दी गई है, जबकि आप लोगों को ट्राईमिथाइलएमीन लग रहा होगा, इसलिए इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देते हुए चलना है आगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग द लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अगर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को देखते हैं तो जिंक क्यों करेक्ट किया गया, इसको हमें लगाना है। जिंक में देखिए यहाँ पर आर्गन हो जाता है और यहाँ पर आपकी 3D10 हो जाती है और 4s2 हो जाता है। ये कम्प्लीटली फिल्ड है और कम्प्लीटली फिल्ड कभी बॉन्डिंग नहीं कर पाएगी, यानी कि आसानी से अलग रहता है। तो जिंक जो होता है वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा, मतलब एंड इसका जो वैल्यू है, एनर्जी है, वो एटमाइजेशन वो जिंक का सबसे कम हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट कीमीज ऑप्शन। तो ये मल्टी मॉलिकुलर जो है, देखो यहाँ पर इनकरेक्ट दिया, ये इट रिजल्ट्स इन मल्टी मॉलिकुलर ना, ये यूनी मॉलिकुलर लेयर होती है, जबकि फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो होता है वो मल्टी मॉलिकुलर होता है। सेकंड वाले पर चले आइए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है विच विद डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी हमेशा बढ़ती है। ये बात ध्यान दें, डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो यहाँ इंक्रीजेज वाले पर टिक कर लीजिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा जी नॉट इज करेक्टली रिलेटेड। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल हो जाता है, दिस इज द राइट। तो यहाँ पर ये वाला राइट हो जाता है। तो 107 क्वेश्चन तक हम लोग पहुँच चुके हैं। 110 करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। द यहाँ पर द फ्लक्चुएटिंग पावर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आयंस हमें देखने पड़ेंगे, और लार्ज नंबर ऑफ आयंस हमें मिलेंगे। यहाँ पर आपके 3 हैं, यहाँ पर हमारे आपके सल्फेट आयन दिया है, एक ही दिया है। यहाँ पर आपका मोर इज़ द चार्ज, मोर इज़ द पावर ऑफ कोगुलेशन। तो यहाँ पर मोर is the charge more is the charge is directly proportional, more is the power of coagulation, power of coagulation, मोर इज़ द पावर ऑफ कोएगुलेशन। तो चार्ज सबसे ज़्यादा यहीं पर है, तो सबसे ज़्यादा पावर भी फिर कोएगुलेशन की यहीं पर आएगी। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन। देखो लगता है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन ब्रोमीन के बाद आता है, क्योंकि ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाता है। साइज बहुत छोटा, इसलिए इसी ऑर्डर को हम लोग क्लोरीन ब्रोमीन, बीच में फ्लोरीन लाते हैं, देन आयोडीन हो जाता है। और लास्ट क्वेश्चन आज की इस सीरीज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आ भी चुका है कई बार। द वेट ऑफ, ये नहीं था, कौन सा क्वेश्चन था, 11वां हो गया। इसे कल करेंगे, इसे आज कर लेते हैं इस वाले को। द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन द नियोबियम। नियोबियम अगर आप नोट कर पा रहे होगे तो किसका है नियोबियम जो आएगा, ये आपका नियोबियम कहाँ पर आता है, अगर आप नोट कर पा रहे हो तो ये शायद बेनेडियम के नीचे आएगा ना। 41 होता है, 41 41 होता है नियोबियम का, भाई नियोबियम का 41 होता है, और इससे पहले जिरकोनियम 40 होता है, जेड आर 40 होता है। तो इन दोनों में 41 वाले में यहीं से एक्सेप्शन शुरू होते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा आपका ये नियोबियम 41 हो गया। तो यहाँ पर आर्गन, क्रिप्टन, पहला हो गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, यहाँ क्रिप्टन आ जाएगा, क्रिप्टन। और 4D आपका 4 और 5s1 हो जाता है। क्रिप्टन 36 हो गया, प्लस 36 प्लस 4 प्लस 1 बराबर 41, यानी कि यही हमारा ऑप्शन राइट है। तो बाकी क्वेश्चंस हम लगातार करेंगे कंटिन्यूएशन में। आज समय कम होने के कारण हमने आपको क्वेश्चंस कुछ कम कराए, लेकिन फिर भी ये तैयारी हमारी लगातार चलती रहेगी। कल हम इस पेपर को फुल सॉल्यूशन आपको देंगे, फुल पेपर सॉल्व करके देंगे। और जो लोग इस वीडियो के जितनी भी स्टेट की वीडियो इन पर कमेंट करेंगे, उनको फुल PDF भी ये वाली हम प्रोवाइड करवा देंगे, और ये प्रोवाइड कराएंगे अपने ऐप पर, फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। तो अगर आपको ये PDF चाहिए जिसमें लगभग हमारे हिसाब से 500 MCQs हैं, और 500 MCQs की अगर आपको ये PDF चाहिए है तो ये PDF आपको हमें मिलेगी, लेकिन शर्त वही है कि भाई अगर आप इस HTET की जितनी भी वीडियोस हैं, HTET की हर वीडियो पर, HTET की
हर वीडियो पर आप एक अच्छा सा कमेंट करिए, हर वीडियो पर आप एक अच्छा सा कमेंट अगर करते हैं तो फिर ये PDF आपको डाउनलोडिंग परमिशन में लगा दी जाएगी। तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और साथ ही साथ हम एक अच्छा सा कमेंट करिए, हम आपको ये PDF ज़रूर देंगे। थैंक यू, गुड नाइट।